वो जानना बहुत जरूरी है, और आई होप कि इसके बाद आप लोग जरूर रेस्पेक्ट करेंगे। वो क्या क्या बातें हैं? देखिए, एक बात तो प्रश्न पूछने की जहां तक बात है कि प्रश्न आप पूछेंगे तो आपके कैसे आप, हम बार बार कह रहे हैं कि आप अगर प्रश्न सही नहीं बनाते इसका मतलब सही आंसर नहीं आएगा। तो आप सही प्रश्न बनाएंगे कैसे? बात यहीं पे उठेगी कि फिर हम सही प्रश्न कैसे बनाएं। तो उसके लिए क्या है कि आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं, इसके लिए कुछ गाइडलाइन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपके सही क्वेश्चंस बनेंगे। पहली बात, जब आप क्लासरूम टीचिंग कर रहे होंगे, आइदर इट में बी माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग या प्रैक्टिस टीचिंग, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर शुड बी आस्क्ड। आप जब भी प्रश्न पूछिए, बहुत चार चार हाथ का बहुत लंबा लंबा प्रश्न मत बनाइए। आप प्रश्नों को बहुत छोटा बनाइए, सटीक बनाइए, एकदम वन सेंटेंस आंसर वाले होने चाहिए या वन वर्ड वाले होने चाहिए। मुश्किल से आप 2 स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चंस बनाइए, 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस बनाइए, उससे ज्यादा नहीं, 2 या 3 सेंटेंस से ज्यादा नहीं होते। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको नहीं बनाने चाहिए। दूसरी बात, प्लीज गिव दिस चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। बहुत लंबा प्रश्न पूछेंगे, एक ही प्रश्न में कई चीजें पूछेंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को उत्तर देने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, whenever multiple choice questions has to be asked, it should be written on the blackboard or on the other roller board। और मेरा आपको सजेशन है कि जब आप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप घर से रोलर बोर्ड पे लिख करके लेके आइए। ब्लैक बोर्ड पे लिखने की कोशिश नहीं करिए। ब्लैक बोर्ड पे आप ब्लैक बोर्ड की समरी तैयार करिए। वो सारांश आपका तैयार होना चाहिए। जो भी ब्लैक बोर्ड समरी आपको बताएगा वो बताएगा कैसे तैयार करना है। लेकिन जब आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आप रोलर बोर्ड खरीदिए, और ऐसा इतना छोटा वाला रोलर बोर्ड नहीं जो आपके पॉकेट में आ जाए। सबसे बड़ी साइज वाला रोलर बोर्ड खरीदिएगा। पिछली बार की क्लासेस में इतने छोटे छोटे रोलर बोर्ड खरीद के लेके आए थे लोग, वो पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं देगा। तो आप रोलर बोर्ड पे क्वेश्चंस को पहले से बना करके फ्रेम करके लेके आइए। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस, इवन ट्रू फॉल्स वाले, मैचिंग टाइप वाले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले, इस तरह के क्वेश्चंस आपको रोलर बोर्ड पे लिख करके लाने चाहिए पहले से। ऐसे टाइप क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शन। जब आप टीचिंग कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, तो वहां पर आपको निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। हाँ, इसको आप गृह कार्य में दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर यस और नो रिस्पांस शुड बी रेयरली आस्क्ड। बहुत रेयर सिचुएशन में ही ऐसे पूछिए जिसमें हाँ या ना में आंसर हो। जैसे आप पूछते हैं क्या सूरज पूरब से निकलता है, तो कहेंगे हाँ या कहेंगे ना। ये क्या है? ये गेसिंग वाले क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो बिना कोई सोचे समझे, बिना किसी थिंकिंग के विद्यार्थी आपको यस या नो कह देगा। 2 ही कहना है, या तो यस होगा या ना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन से आपको भरसक बचना चाहिए। बहुत रेयरली आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। एंड दीज क्वेश्चंस हैव हाई स्कोप फॉर गेसिंग। जब आप यस या नो वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तो वहां पर गेस करने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। भाई 50-50 चांस है, या तो हाँ या तो ना, तो विद्यार्थी कुछ भी कह सकता है, उसका आंसर सही भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि करेक्ट responses on the part of a student does not manifest as the whether the responses are really no to him or her or it was a sheer guess। जब आप ऐसे यस या नो वाले क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप ये जज ही नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में विद्यार्थी को आंसर पता भी था या नहीं, क्योंकि वो तो हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है, 2 ही कहना है। तो उस स्थिति में हाँ ना वाले क्वेश्चन से आपको बचना चाहिए। यस एंड नो टाइप क्वेश्चन हार्डली स्टिमुलेट थिंकिंग। कोई सोचने की विचार करने की उसमें कोई बात ही नहीं है। बिना सोचे समझे भी आंसर आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द कंटेंट बीइंग टॉट इन द क्लास। आप ही सोचिए, यदि आपका परीक्षा हो रहा हो और आपसे वो चीज पूछ लिया जाए जो कक्षा में किसी ने बताया ही ना हो, तो क्या आप बताने में सक्षम होंगे? जाहिर सी बातें नहीं बता पाएंगे। तो आपको प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जो प्रश्न आपने कभी कक्षा में पढ़ाए हो, उनको सूचना दी हो, तब तो आप पूछने के हकदार हैं। यदि आपने उनको पढ़ाया ही नहीं, तब आप उनके पूछने के हकदार नहीं हैं, जब तक कि वो प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित या उनके दैनिक जीवन से संबंधित न हो।
क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू कंटेंट हार्डली सर्व एनी पर्पज। जब आपने उनको पढ़ाया ही नहीं, जानते नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई पूछने का कोई उद्देश्य नहीं है, वो आपके लिए कोई यूजलेस है ऐसे प्रश्न जो आपने पढ़ाया नहीं है। एंड रादर दे ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ द लेसन, और उस स्थिति में आपको वो लेसन की कंटिन्यूटी को भी तोड़ देता है, क्योंकि आप भटक जाएंगे। जब आपके कंटेंट का विषय नहीं है, आपके विषय वस्तु का पार्ट नहीं है, इट मीन्स कि उसका कोई मतलब पूछने का नहीं है। एंड डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड कंटेंट, और इस स्थिति में वो जो बच्चे सीख रहे होते हैं उसको भी वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जो आपने पढ़ाया ना हो। क्वेश्चन पूछने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, तो 3 कंपोनेंट के तरीके आप बांट सकते हैं कि कैसे, प्रोसेस पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे आपका कंटेंट को, कैसे आपको प्रश्न कैसे पूछने चाहिए। इसके लिए 3 चीजें हैं। एक है डिलीवरी कंपोनेंट, क्वेश्चन की आपको डिलीवरी कैसे करनी है, अर्थात विद्यार्थियों को कैसे आपको पूछना है। दूसरा कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट, कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और तीसरा कंपोनेंट है कलेक्टिंग कंपोनेंट्स, कि आप उनसे आंसर कैसे इकट्ठा करेंगे। तो 3 बातें हो गई प्रश्न पूछने में, या प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया है वो 3 घटक उसके हो सकते हैं। एक है डिलीवरी का कंपोनेंट, डिलीवरी का घटक, दूसरा है वितरण का घटक, और तीसरा है जब आप उनसे उत्तर को कलेक्ट करते हैं तो कलेक्टिंग का कंपोनेंट। क्या है डिलीवरी कंपोनेंट? जब आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या बात है कि वंस क्वेश्चंस आर एप्रोप्रिएटली फ्रेम्ड, इट मे बी कम्युनिकेटेड टू द क्लास। जनरली आप क्या करते हैं, क्लास में किसी एक को खड़ा करा देंगे और उसी से पूछेंगे। ये गलत तरीका है पूछने का। आपको प्रश्न को पूरी कक्षा के सामने पहले कम्युनिकेट करना है। किसी का नाम पहले नहीं लीजिए, आप पहले सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की उनको कम्युनिकेट कीजिए। आप अपनी बात पहले उनके समक्ष रखिए, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आप फ्रेम करिए, जैसे हमने अभी आपको बताया एग्जांपल कि कैसे आपको बनाना है। फ्रेम करने के बाद अपनी बात को कम्युनिकेट करिए, प्रत्येक विद्यार्थी को सुनने का मौका मिले। अगर आपने किसी एक को खड़ा करा करके उससे प्रश्न पूछा तो बाकी सारे बच्चे समझ जाएंगे कि अब तो उसी से पूछा जाना है, मेरा तो कोई बात नहीं है, वो आप फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। इसलिए आपको हमेशा प्रश्न को कम्युनिकेट करिए। प्रश्न पूछने के लिए पूरी कक्षा के सामने अपने प्रश्न को रखिए, सब लोग सुने, फिर किसी एक का आंसर, किसी के एक को खड़ा करके नाम करके उससे पूछिए। एंड कम्युनिकेटिंग द क्वेश्चन वर्बली टू स्टूडेंट्स इन क्लासरूम इज टर्म्ड एज डिलीवरी प्रोसेस। ये जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रश्न पूरी कक्षा के समक्ष, जब आपने प्रश्न को रखा तो यह क्या है, ये डिलीवरी प्रोसेस कहलाता है। इसको आप डिलीवरी प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, आइडेंटिफाइंग ए स्टूडेंट who would respond to that question। जब आपने पूरी कक्षा के समक्ष रख दिया तब आप उसमें से आइडेंटिफाई करिए कि कौन किससे आपको प्रश्न पूछना है। जो बहुत उचक उचक करके हाथ उठा रहा हो कि हम बताएंगे, उससे प्रश्न मत पूछिए। जो एकदम आगे वाली बेंच पे बैठा हुआ है, जनरली उनको अवॉइड करिए। जो अपना आपसे चेहरा छुपा रहा हो, आपसे नजरें छुपा रहा हो, उससे प्रश्न पूछने की कोशिश करिए। तो आप प्रश्न को पहले कम्युनिकेट करिए और पूरी कक्षा में से, बीच में से किसी से उठा करके पूछ दीजिए। स्टूडेंट आपको गेस न कर सकें कि आप किससे प्रश्न पूछ देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में क्या करता है शिक्षक, आइडेंटिफाई करता है कि किससे पूछना है, कौन हमसे आंखें चुरा रहा है, कौन हमसे चेहरा छुपा रहा है, कौन नहीं बताना, आपको सब पता चल जाएगा। जब आप टीचिंग के दौरान स्टेज पे खड़े होंगे, जब सारे विद्यार्थियों से आपकी आंखों में आंखें, नजरें में नजर मिली होंगी, तो सभी विद्यार्थियों की हाव भाव आपको पता चल जाएगा। और उस स्थिति में आपको बहुत उचक उचक के पूछने वाले विद्यार्थी से, जो बहुत अपने को कर रहा हो, ऐसे मत पूछिए। जो अपने को छुपा रहा हो, जो इंट्रोवर्ट टाइप का हो, वो आप गेस कर लेंगे, उसी से आपको प्रश्न पूछना चाहिए। एंड डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग बिहेवियर। ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रश्न को कैसे डिलीवर करते हैं। क्या किसी एक व्यक्ति को डिलीवर कर रहे हैं या पूरी कक्षा को आप डिलीवर कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में आप कैसे किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं क्लासरूम क्वेश्चनिंग की। इट मे बी आइदर on the level of introduction or it may be on the point of explanation, और किसी भी स्टेज पे आप कहीं भी प्रश्न पूछ रहे हो तो आपको ये 2 चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, डिलीवरी कंपोनेंट के अंतर्गत आप क्या करते हैं कि आस्किंग क्वेश्चन के अंतर्गत टीचर क्वेश्चनिंग इज प्राइमरली अ वर्बल कम्युनिकेशन टू स्टिमुलेट स्टूडेंट्स थिंकिंग। प्रश्न पूछने का मतलब क्या है
कि आप उनकी थिंकिंग पावर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जो शिक्षक है, प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि वो प्रथम दृष्टया विद्यार्थियों की सोचने की, विचार करने की क्षमता को स्टिमुलेट कर रहा है। वो जो वर्बल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, प्रश्न पूछा, इट मीन्स कि विद्यार्थियों को सोचना है, थिंक करना है। दूसरी बात डिलीवरी कंपोनेंट के अंदर क्या है, इन नॉर्मल अ टीचर टॉक्स टू अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 स्टूडेंट्स। सामान्यतः क्लास की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आपकी क्लास में 50 विद्यार्थी भी हों, लेकिन अमूमन एक सामान्य कक्षा में जनरली 30 से 35 स्टूडेंट होते हैं और विद्यार्थी इन्हीं से बात करते हैं, 30 से 35 विद्यार्थियों के चीज के बीच। एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ क्वेश्चनिंग इज पर्टिकुलर डिपेंड्स ऑन द डिलीवरी प्रोसेस। अब इन 30-35 विद्यार्थियों के साथ आपको बात करनी है और प्रश्न आपके पास लिमिटेड है, तब फिर आप कैसे उनको सभी 35 विद्यार्थी आपकी बात को सुने। प्रश्न आप सभी के समक्ष रखिए ताकि सारी आपको बात को सुने। तो यहां पर इफेक्टिवनेस आपकी क्वेश्चनिंग तभी होगी जब डिपेंड करेगा कि आपकी डिलीवरी प्रोसेस कितनी स्ट्रांग है, कितने लोग आपकी प्रश्न को सुने, तब वो रिस्पॉन्स करेंगे। एंड दिस, और इस पे डिपेंड करेगा द स्पीड विथ विच अ क्वेश्चन इज पुट। ऐसा नहीं कि आप क्लास में गए और धड़ा क्वेश्चन पूछना, 1 2 3 4 5 लगातार प्रश्न पूछते चले गए, उनको आंसर देने का आपने मौका ही नहीं दिया। तो स्पीड आपकी मॉडरेट होनी चाहिए। एक प्रश्न पूछिए, कुछ पॉज कीजिए, आंसर आए, फिर कुछ कंटेंट का डिलीवर करिए, एक्सप्लेनेशन करिए, फिर प्रश्न पूछिए। तो स्पीड आपकी प्रश्नों के हिसाब से मॉडरेट हो। वॉइस, द वॉइस, इट्स स्पीच एंड टोन, ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना चिल्ला चिल्ला करके तो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा पिच में तो वॉइस आपकी नहीं है। ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके आपको प्रश्न पूछने चाहिए। एंड द पॉज टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू थिंक। प्रश्न पूछने के बाद उनको 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट का समय दीजिए ताकि वो सोचें, सोच करके आंसर करें। उनको पॉज, एक ऐसा नहीं कि एक प्रश्न पूछा, उसका आंसर आया नहीं कि दूसरा तब तक क्वेश्चन दाग दिया, फिर उसका आंसर आया नहीं तब तक तीसरा क्वेश्चन दाग दिया। तो आपको प्रश्न पूछने के बीच कुछ पॉज देना है, कुछ स्थान देना है ताकि वो सोच करके उसका आंसर कर सके। दूसरा बात है डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन के अंतर्गत, डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चंस के अंतर्गत 30 कंपोनेंट में क्या करते हैं कि क्लियर एंड कोहेरेंट आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड कोहेरेंट। और क्लियर कैसे होगा, जब आपके प्रश्न छोटे होंगे, सटीक होंगे, स्पष्ट होंगे। जैसे हमने आपको नेचुरल रिसोर्सेज वाली अभी आपसे बात करी है, तो क्वेश्चन आपके ऐसे एकदम क्लियर होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, स्पष्ट तरीके से प्रश्न पूछेंगे तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन बता पाएगा। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी एंड सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस। आप कितनी बारंबार कैसे क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, किस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन क्लासरूम सेशन शुड बी मॉडरेट। बहुत ज्यादा भी फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस की, आए क्लास में लगातार प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, या बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए कि आप आए केवल बकते चले जा रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी और उसकी सीक्वेंसिंग ये एक मॉडरेट हो, औसत तरीके की हो। तीसरी बात है पॉजिंग एंड नॉन वर्बल क्यूज इन क्वेश्चंस। पॉज कहाँ पे होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो प्रश्न तो पूछते हैं और बिना इंतजार किए उसका खुद ही आंसर कर देते हैं। इस बात से आप हमेशा रुकेगा। आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग करेंगे और खासतौर से आपके क्षेत्र में बहुत ऐसा चलता है, क्या कहते हैं तो फला कहते हैं, क्या कहा जाता है तो फला कहा जाता है, खुद ही कहे और खुद ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आपको हमेशा इस बात से बचिए कि प्रश्न पूछिए, इसका मतलब कि आंसर आपको विद्यार्थी से ही लेना है, उनको सही आंसर की तरफ आपको मोटिवेट करना है। और नेक्स्ट है डायरेक्टिंग क्वेश्चंस। डायरेक्टिंग क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत क्या है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। यदि आपकी डिलीवरी स्ट्रांग होगी तो उस स्थिति में आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप किसी एक को खड़ा करा दिए, उसी का नाम लेकर के प्रश्न पूछ रहे तो बाकी सारी क्लास तो शांत बैठ गई, क्या हमसे तो पूछा ही नहीं जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूनिफॉर्म एंड रैंडम। जब आप क्वेश्चन को पूछ रहे हो तो किसको खड़ा कराना है, विद्यार्थी गेस ना करने पाए। कभी कभी शिक्षक क्या होता है कि केवल आगे वाली बेंच में बैठे हुए बच्चों से आंख में आंख डाल के बात करता है, उन्हीं से प्रश्न पूछता है। कभी कभी शिक्षक क्या होता है कि केवल पीछे वालों को एम्फेसिस करता है कि वो ज्यादा शोर करते हैं इसलिए उनसे प्रश्न पूछता है। तो आपके प्रश्न पूछने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो, कुछ पीछे से, कुछ दाएं से, कुछ बाएं से, कुछ आगे से, हर जगह से आपको विद्यार्थियों से प्रश्नों के आंसर कलेक्ट करने चाहिए।
एंड प्रॉम्प्टिंग एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस, जब आपको संकेत देना हो तो आप विद्यार्थियों को फैसिलिटेट, उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करने की सर आवाज नहीं आ रही फिर से सर। सर पे वो सही आंसर की तरफ आए, ये चीज वो आ जाए, इसलिए आप प्रॉम्प्टिंग और प्रोबिंग क्वेश्चन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अब बताइए किसी का कोई प्रश्न है तो। सर लास्ट पॉइंट समझा दीजिए सर। यस सर, उस टाइम पे लाइट आवाज चली गई थी। क्यों शेयर नहीं हुआ था क्या? सर आपकी आवाज बंद हो गई थी। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चंस के अंतर्गत 5 पॉइंट बताए। 5 पॉइंट क्या है? क्लियर एंड कोहेरेंट, क्वेश्चन आपके स्पष्ट सटीक होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी और सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस आपकी मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, सीक्वेंसी के प्रॉपर ऑर्डर में हो। प्रश्न पूछने के बाद विद्यार्थियों को आप मौका दीजिए कि वो आंसर करें, आप ही क्वेश्चन के आंसर न करें, इससे बचिए। और डायरेक्टिंग क्वेश्चंस के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करने की अपॉर्चुनिटी हो, इसलिए आप सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन या बाकी सारे जो रीडायरेक्टिंग वाले हमने आपको कंपोनेंट बताए हैं, उस कंपोनेंट का प्रयोग करके मैक्सिमम पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। और जब प्रश्न की आप आंसर कलेक्ट करते हैं तो उस स्थिति में आप क्वेश्चंस को यूनिफॉर्म तरीके से, रैंडम तरीके से पूछिए, कोई गेस न करने पाए कि कहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। और लास्ट है प्रॉम्प्टिंग एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस। आपको हो सकता है कि अगर आपको गलत आंसर मिल रहे हो, पार्सली करेक्ट हो, इनकम्प्लीट हो, तो उस स्थिति में आप आंसर नहीं करिए, विद्यार्थियों को आप संकेत दीजिए कि संकेत के माध्यम से विद्यार्थी ही स्वयं सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करे। तो ये कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए क्वेश्चंस को पूछते समय। आप क्लासरूम में इन सारे सिचुएशंस का ध्यान दीजिए। यस व नो वाले क्वेश्चन से हमेशा आप बचने की कोशिश करिए, और किसी को पहले मत खड़ा कराइए, पहले प्रश्न पूरी कक्षा के समक्ष रखिए, फिर किसी एक का नाम लेकर के उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू मे आस्क। बताइए, किसी का कोई रेस्पेक्ट? सर एक कक्षा में कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्या कह रहे हैं गोविंद? सर एक क्लास में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शिक्षक? इसका कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई संख्या नहीं है जिस संख्या को बता दिया जाए कि आपको इतने क्वेश्चन ही पूछने हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। ये आपके विषय वस्तु पर डिपेंड करेगा कि आप किन किन उद्देश्यों को लेकर के चल रहे हैं और क्या कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है गोविंद? दिलीप सर जब हम बच्चों को हिंट देंगे तो वो हिंट वर्बली होगा कि और कुछ हम टीचिंग एड्स का उपयोग कर सकते हैं? किसी भी तरीके का हो सकता है, संकेत कर सकते हैं। बायोलॉजी में आप बात कर सकते हैं कि ये कौन सा, आपने ऑर्गेनेल पहले बता दिया, फिर उनको इशारा करके पूछा कि ये क्या है, ये भी हो सकता है। संकेत तो कुछ भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बली भी हो सकता है। सुमेहा? सर कभी कभी ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि उनको कॉन्वर्स करके ही हम बहुत अच्छे से टीच कर सकते हैं, कि हम एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाएं तो वो क्वेश्चन पे बिल्डअप होकर पूरा टॉपिक ही बच्चों को अच्छे समझ आ जाता है। हम लोगों ने 3rd सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस किया एजुकेशन में ही। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो आपने मॉडरेट वाला किया है वो तो यहाँ पे फिर कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा पॉइंट। कैसा क्या किया है आपने अपने 3rd सेमेस्टर में? 3rd सेमेस्टर में क्या होता था, जैसे कि क्लास है तो एक किसी क्वेश्चन पे लेके स्टार्ट की जाती थी और उस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर सारी क्लास से मैम पूछती जाती थी और ये नहीं बताती थी कि इसका सही है। एक बार जब क्लास के मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर देते थे, उसके बाद फिर मैम अपनी तरफ से एक्सप्लेन करती थी और उसमें जो जो पॉइंट्स सही होते थे ना वो पॉइंट्स अपने आप रिपीट कर देती थी। तो उसमें क्या होता है, सब बहुत अच्छे से एंगेज भी हो जाते हैं,
इन डेप्थ थिंकिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है, और बच्चों का जो फिर जो लर्निंग होती है ना वो काफ़ी कंसोलिडेटेड होती है। तो ऐसा करेंगे तो इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछने पड़ जाएंगे। तो आपने जो पॉइंट बोला मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाला, वो तो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा ना वहाँ पे। नहीं, मॉडरेट का मतलब क्या है भाई? आपने अगर सभी से पूछा तो सबको बोलने की अपॉर्चुनिटी भी तो दे रही हो आप। यस। तो जब सबको बोलने की अपॉर्चुनिटी, तो केवल प्रश्न कहाँ रह गया? और दूसरी बात, यदि आप बात को, यदि सब लोग अपने व्यूज रख रहे हैं तो कोई कंक्लूजन तो ड्रा होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए क्लासरूम में 50 लोग हैं और 50 लोगों के बीच किसी बिंदु पर मान लीजिए 10 ओपिनियन आए, तो 10 ओपिनियन के आधार पे कोई एक कंक्लूजन तो ड्रा करेंगे, तब तो क्लास का कोई मतलब है। नहीं तो यदि सबके अपने अपने व्यूज हों, सबके अपने अपने दृष्टिकोण हों, कोई कंक्लूसिव रिमार्क ना लगे, तो फिर ऐसे क्लास में तो फिर कोई कॉमन पॉइंट, तो कॉमन कॉन्सेंसस बन ही नहीं पाएगा। हाँ, वही हमने बोला ना सर कि जैसे सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया, फिर उसके बाद टीचर ने एक बारी ना अपनी तरफ से एक समराइज किया, कंक्लूड किया, उसमें जो करेक्ट पॉइंट्स थे उनको भी एक बार इन्वॉल्व किया कि ये चीजें जो उन्होंने बोली या इन्होंने बोली वो सही थी, तो उनको एक बार एड्रेस कर दिया। और अगर कोई पॉइंट अगर आउट ऑफ द वे जा रहा था तो उसको भी एक बार एड्रेस किया। तो मतलब एक पहले बच्चों को बहुत ज्यादा अपने थिंकिंग प्रोसेस में भी डाइव इन करने का एक चांस मिला, और बाद में उनको फिल्टर करने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि क्या सही है और क्या नहीं, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश भी हो जाती है। एक बात आपको यहाँ बताना चाहेंगे सुमैया, कि ये एक डिस्कशन मेथड है पार्टिसिपेट करने का, और डिस्कशन मेथड जो है इट इज हाईली एप्लीकेबल ऑन हायर क्लासेस। आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे तो डिस्कशन कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन जिस लेवल पे आपको टीचिंग करनी है, जहां पर आप 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को जब आप शिक्षण कार्य करेंगे, तो उतने विद्यार्थी किसी पार्ट में डिस्कशन नहीं करेंगे। छोटी क्लासेस में डिस्कशन जो मेथड है वो बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है। यदि आप हायर क्लासेस पढ़ा रहे हैं, 11, 12 की क्लासेस ले रहे हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है कि आप डिस्कशन के माध्यम से किसी कॉमन पॉइंट में पहुंचने की कोशिश करें। और ये सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो यहाँ पे आप तो उस स्थिति में आपको इस तरह के डिस्कशन आप क्लासरूम में अपने स्तर पे नहीं करा सकते। ये हो सकता है कि आपको साइंस में भी नहीं। साइंस में तो और ज्यादा फैक्ट्स हैं, उसमें डिस्कशन कैसे हो सकता है? साइंस में तो और ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं। आप हायर क्लासेस में साइंस में भी करा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस में नहीं करा सकते, लेकिन ये स्टूडेंट के लेवल के ऊपर भी डिपेंड। भाई डिस्कशन करने के लिए विद्यार्थी का वो मेंटल लेवल भी तो होना चाहिए। आप अपने व्यूज कब रखोगे? जब आपके पास उस मेंटल एबिलिटी हो, अपनी बात को रखने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए। और जिस लेवल पे आप टीचिंग करने जाओगी, उस लेवल पे विद्यार्थी, मैंने नहीं कह रहा कि वो हो सकता है इक्का दुक्का हो भी, वो करेंगे भी, लेकिन पूरी कक्षा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी डिस्कशन में, जैसा आप बात कह रहे हो हायर लेवल पे जो आप लोगों ने किया था। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आप हो सकता है के दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन छोटी क्लासेस में वहां विद्यार्थी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेगा, है ना। उस स्थिति में आपके क्वेश्चंस को मॉडरेट ही रखने हैं। और ये तो मैं लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन जो आपने मेथड्स पढ़े हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। हम आपसे ये हायर लेवल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम आपके लेवल की बात करें जहां पे आपको शिक्षण कार्य करना है। हाँ, क्या करें विकास? यस सर, वही बोल रहा था जो आपने बोला कि सर कॉलेज का लेवल हाई हो जाता है, वहाँ पे तो हमें सर बिल्कुल पढ़ाना है, 10 तक पढ़ाना है। हाँ, सही कहा आपने कि वो लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और डिस्कशन कभी भी छोटी क्लासेस में नहीं हो सकता। वो विद्यार्थी आपके उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, आप लाख पूछते रहिए, कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्लास बोरिंग हो जाएगी, आप ही को सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो 5 हमने आपको कंपोनेंट्स बताए, इन 5 कंपोनेंट्स पे आप विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। हर कंटेंट को डिलीवर करते समय उनका पार्टिसिपेशन लीजिए। इवन आपको ब्लैक बोर्ड पे ही लिखना हो कोई चीज, तो बिना उनके मुख से आंसर निकले, बिना उनका पार्टिसिपेशन के ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने की कोशिश मत कीजिए। आपको जो ब्लैक बोर्ड समरी बताएगा वो बताएगा कैसे आपको डेवलप करना है, इसलिए ब्लैक बोर्ड की समरी तैयार की जाती है। आप लिखते हैं ब्लैक बोर्ड समरी, अपने जो आप पाठ्य योजना बनाएंगे
उस पाठ्य योजना में आपको ब्लैक बोर्ड की समरी आपको लिखनी होगी कि आपने ये चीजें आज पढ़ाई, ताकि और आप उनको 2 मिनट का समय देते हैं, ये 2 मिनट का समय पूरी समरी आप नोट कर लो। टीचिंग के दौरान कोई भी स्टूडेंट आपकी ब्लैक बोर्ड की चीजों को नोट नहीं करेगा। जब वो नोट करेगा तो फिर समझेगा क्या? तो आपको चीजें एक्सप्लेन करना है, ब्लैक बोर्ड की समरी डेवलप करनी है, और ब्लैक बोर्ड की समरी डेवलप करने के बाद उसके बाद आप उनको 2 मिनट का समय दीजिए। उन्हीं 2 मिनट्स में वो सारी समरी को लिखेंगे, तैयार करेंगे, और उसके बाद आप उसको रब कर दीजिए। जब आप टीचिंग के बाद जब आप उनका इवेल्युएशन कर रहे होंगे तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, सारा ब्लैक बोर्ड आपका साफ होना चाहिए। फिर आप उनसे मूल्यांकन के प्रश्न पूछ सकते हैं, जो हमने कहा आपसे कि आप रोलर बोर्ड पे बना के पहले से लेकर के आइए। पहले से आपको ये प्लानिंग है आपकी कि आप आज क्या पढ़ाएंगे और उससे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ये आपकी प्लानिंग है। ये सारी चीजें आप बना करके लेके आइए, फिर उनसे आप एक एक करके प्रश्न पूछिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल समझ चुके होंगे, कम से कम नॉलेज तो इसका हो गया होगा पांचों कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में। फर्दर आप लोगों को अभी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा एक फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट पे आपको प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स वाले लेसन प्लान्स बनाने हैं। हाँ बताइए प्रभांशु। सर हाँ, कई टीचर्स हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं वो वाला, जैसे कि गुमराह करने वाला घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहाँ तक सही है सर? गुमराह करने वाला एक तरह से कह सकते हैं मिसलीड करने वाला, मिसलीडिंग क्वेश्चन, आर्गुमेंट टाइप का। जैसे कोई प्रश्न, कोई एग्जांपल दे सकते हैं प्रभांशु? तब शायद ज्यादा अच्छे तरीके से मैं वो बता पाऊंगा। हालांकि मेरा अपना मानना है कि बहुत ज्यादा मिसलीडिंग वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। हाँ, उनकी ज्ञान को चेक करने के लिए, जानने के लिए जरूर आप क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन गुमराह करने वाले क्वेश्चंस अगर आपने कहा तो वो नहीं पूछे जाने चाहिए। क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके जरूर पूछ सकते हैं कि उनको कितना थॉरो या कितना डीप नॉलेज है, ये जरूर आप पूछ सकते हैं। हाँ सजल। हाँ सर, इस बोलिए क्वेश्चन सजल। का एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि सब पढ़ते हैं कि अर्थ राउंड है, राउंड शेप में, लेकिन हम उनसे कहें कि आपको कहाँ दिख रहा राउंड? सीधा सीधा तो है सब कुछ, रोड सीधी है, तो आपको राउंड दिख रहा है कहीं? तो वो बोलेंगे नहीं, तो फिर अर्थ राउंड कैसे हुई? ये मिसलीडिंग क्वेश्चन हो सकता है। नहीं, ये तो समझ वाले क्वेश्चन है सजल, ये तो कोई गुमराह नहीं कर रहा आपको। इसमें आपको लग रहा है कि आपको शिक्षक गुमराह कर रहा है? नहीं सर, इसमें तो नहीं लगा, लेकिन एग्जाम्पल ये हो सकता है। तो जब इसमें नहीं लग रहा तो फिर गुमराह का आंसर कैसे है, ये एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? वो तो उसकी थॉरो नॉलेज जानना चाहता है ना, कि अगर उसने पृथ्वी को, अच्छा पृथ्वी किस रंग की होती है, पृथ्वी का आकार क्या होता है? अच्छा प्रश्न पूछा, कैसी होती है पृथ्वी की आकार? सर राउंड में हल्का सा